Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 3 biology FSC part 1. The topic is structure of a generalized cell. लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंट सेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में देखेंगे कि जो जनरल सेल है उसके स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और हम इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल कैन बी स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप एंड सेल फ्रैक्शनेशन। बच्चे जो सेल होता है इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके कंपोनेंट्स को और ऑर्गन्स को हम स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक्स होती है उसके अंदर हम सेल को विजुलाइज कर सकते हैं और डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं, लेकिन जो सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक है ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके अंदर हम सेल को मज़ीद डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? अब हम इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आ जाती है माइक्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोप बच्चे क्या होता है, माइक्रोस्कोप की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी, अगर हम इसकी डिस्कवरी और हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो सबसे पहले जो इसको डिस्कवर किया था वो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जो कि चार्ल्स जेनसन और हैंस। जो हैंस था उस चार्ल्स का फादर था। इन दोनों ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप जो होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। वो छोटी चीज़ें जो कि हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा करके देख सकते हैं। बच्चे जो माइक्रोस्कोप की है वो बच्चे हमारे पास डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। उन डिफरेंट टाइप्स को हम स्टडी कर लेते हैं कि उनके जो है वो कैसी होती हैं और उनके काम क्या होते हैं। माइक्रोस्कोप की हमारे पास दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो बच्चे इल्यूमिनेटिंग लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये जो साइज में भी बड़ा होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की जाती है इमेज को विजुलाइज करने के लिए, इमेज को बड़ा करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम होती है जिसके थ्रू हम इमेज को देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप और एक है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बच्चे जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं इनको जो है वो लाइट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, बल्कि इनके पास लाइट बल्ब मौजूद होता है जिसको ऑन करते हैं और उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं अपने इमेज को। और जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होती है इसके अंदर जो है वो लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके अंदर जो है वो मिरर मौजूद होता है और उस मिरर के अंदर से क्या होता है, सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट है वो पास करवाई जाती है जिससे जो इमेज है वो आप क्लियर देख सकते हैं। बच्चे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं ये टिपिकल माइक्रोस्कोप हैं क्योंकि ये हमारी लेबॉरेटरी के अंदर भी मौजूद होते हैं, इसको हम आम यूज़ कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये बड़ा होता है, ठीक है, इसको हम कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर हम मज़ीद इसको मैग्नीफाई चीज़ों को करके देख सकते हैं कि सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं और कंपोनेंट्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होती हैं उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ये बच्चे आप लोगों को डायग्राम दिखाई गई हैं। दो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं, इसकी टाइप्स हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक लाइट माइक्रोस्कोप है। ये जो हमारे पास है ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। इसके हम पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले इसका आईपीस होता है जिसको ओक्यूलर लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी लेबॉरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप को देखा होगा और इसके अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ हमारे पास है नोज पीस होता है और इसके साथ जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इनको ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहा जाता है। ये जो होती है इसका बॉडी आर्म होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये स्टेज होता है। इस स्टेज के ऊपर आप स्पेसिमन को रख के इसको विजुलाइज करते हैं। इसके साथ बच्चे ये दो नीडल्स लगी होती हैं। इन नीडल्स का काम क्या होता है, इनको क्लिप्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली जो आपने स्पेसिमन रखा होता है, जो आपने स्लाइड इसके ऊपर रखी होती है, स्लाइड को फिक्स करने के लिए ये क्लिप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इसकी नीचे बेस प्लेट है और बेस प्लेट के साथ यहाँ मिरर लगा होता है। इस मिरर के थ्रू लाइट पास करवाई जाती है। ये लाइट जो होती है वो आपके यहाँ जो आपने स्पेसिमेन रखा होता है वहाँ से पास आउट होती है, जिसकी वजह से आप लेंस से इसको ईजीली देख सकते हैं। दूसरा बच्चे हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप।
अब ये जो बच्चे लाइट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इसके अंदर फ़र्क क्या होता है कि इसके यहाँ जो लाइट बल्ब मौजूद होता है, इस लाइट बल्ब को ऑन किया जाता है जिसके थ्रू जो इमेज है वो क्लियरली नज़र आता है। बाकी इसके बच्चे उसी तरह पार्ट्स होते हैं। ओक्यूलर लेंस होता है, ठीक है, जिसको आई पीस भी कहते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद होते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, कोई 40x का होता है, 20x का होता है, 60x का होता है। इसी तरह जो हमारे पास ओक्यूलर लेंस होता है ये 5x का, 10x का और 15x का होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर स्टेज के ऊपर हम लोग स्पेसिमन रखते हैं, उस स्पेसिमन को हम सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को एग्जामिन कर रहे हैं तो वो हम क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर रखते हैं। स्लाइड को फिर हम यहाँ फिक्स करते हैं स्टेज के ऊपर, और हम इसको लेंस के थ्रू देखते हैं कि वो जो हमने इसके ऊपर रखा है वो कौन सा सेल है, ठीक है। यहाँ से इसको लाइट प्रोवाइड की जाती है। ये थी बच्चे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और इसके अंदर से लाइट जो इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है, ठीक है, वो पास आउट करवाई जाती है, जिससे जो इमेज है आपको क्लियरली नज़र आता है। ये बच्चे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको देखिएगा। ये हमारे पास जो इसके साथ होती है इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है। ये जो सारा काम हो रहा होता है ये हो रहा होता है वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम चैम्बर के अंदर इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्कैटर ना हो पाएँ। जैसे ही ये स्कैटर हो जाते हैं, मतलब ये कि अगर बिखर जाते हैं तो जो आपका इमेज है वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। इस वजह से ये जो गन वगैरह होती है, ठीक है, ये एक चैम्बर के अंदर होती है। इसके साथ ये जो गन होती है, गन के थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम है वो गुजारी जाती है, ठीक है। और इसके साथ ये जो एनोड की प्लेट होती है, ठीक है, और इसके नीचे 2 कंडेंसर लगे होते हैं। इनको मैग्नेटिक लेंस भी कहा जाता है और कंडेंसर भी कहा जाता है, कंडेंसर लेंस 1 एंड 2। अब ये जो होते हैं ये बच्चे जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होती है इसकी विड्थ को कम करते जाते हैं। जैसे ही नीचे आते जाएंगे तो इनकी जो विड्थ होगी वो कम होती जाएगी, और लास्ट पे जाके जो हमारे पास इसका स्टेज होगा, ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ये इसका स्टेज है, ठीक है। इसके ऊपर स्पेसिमन रखा गया है। इस स्पेसिमन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से आ रही होती है, ठीक है, इसको एक जगह पर इकट्ठा करके इस स्पेसिमन के ऊपर डाल दी जाती है, जिसकी वजह से आपको जो इमेज है वो इसका क्लियरली और बड़ा नज़र आता है, ठीक है। इसके आप कंपोनेंट्स को और इसके सेल ऑर्गेनल्स को ईजिली इसमें से विजुलाइज कर सकते हैं। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनकी डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। इनकी रेजोल्यूशन पार्ट डिफरेंट होती है एक दूसरे से, और इनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो डिफरेंट होती है। उनको हम स्टडी कर लेते हैं कि वो कैसे डिफरेंट हैं। पावर ऑफ रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन पावर क्या होती है। The human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 1 millimeter apart. अब बच्चे जो इंसानी आँख होती है वह 2 पॉइंट्स के दरमियान एटलीस्ट 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को ये डिफ्रेंशिएट कर सकती है। इसका जो हमारे पास सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ आई ऑफ ह्यूमन, या इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन पावर। अब बच्चे ये जो रेजोल्यूशन है इसको इंक्रीज़ कर लिया जाता है बाय डिफरेंट लेंसेज। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया ओक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, उनकी मदद से हम लोग इस रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस डिस्टेंस को हम और बड़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन। पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन कहते हैं माइक्रोस्कोप की पावर को, ठीक है। ये पावर क्या होती है कि इट इज़ अ पावर बाय विच वी कैन सी थिंग्स लार्जर दैन विद आवर नेकेड आई। जो हमारी नेकेड आई से ज़्यादा हम बड़ी जो चीज़ों को वो देख सकते हैं उसको हम कहते हैं पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन। अब बच्चे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसकी मैग्नीफिकेशन को हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास लेंसेज की वैल्यू मौजूद होंगी। जैसे अभी आप लोगों ने डायग्राम के अंदर देखा ओक्यूलर लेंस जो कि हमारे पास आई पीस था, ठीक है, और हमारे पास था ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हमने ऑब्जेक्टिव्स का नाम दिया था। उसकी मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ भी बताई हैं कि जो हमारे पास ओक्यूलर लेंस होता है वो 5x का 10x का हो सकता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो 20, 40, 60x जो होते हैं उनकी वैल्यू हो सकती है। अगर हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ मौजूद होगी तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो पावर वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन पावर है उसका फार्मूला क्या है और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप
जो होती है बच्चे, इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला के थ्रू। ये फार्मूला हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2। m हमारे पास क्या है, मैग्नीफिकेशन है, इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ओक्यूलर लेंस। ठीक है, ओक्यूलर लेंस की आपके पास मैग्नीफिकेशन वैल्यू होगी। एंड m2 क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ओक्यूलर लेंस जो होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x का था और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 20x का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100x। और ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ 10x का होगा जो हमारे पास ओक्यूलर लेंस है, और ये हमारे पास अगर 40x का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 400x, जो कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये बच्चे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप ये फार्मूला लगा के और जो ओक्यूलर लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू को पुट करके इसकी जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बच्चे टेबल के अंदर आप लोगों को ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर, मैग्नीफिकेशन पावर दिखाई गई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नेकेड आई की जो हमारे पास है रेजोल्यूशन पावर, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस भी की है कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 1x होती है। ठीक है, x जो बच्चे ये शो कर रहा है वो टाइम्स को शो कर रहा है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी रेजोल्यूशन पावर होती है 2 माइक्रोमीटर और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 500x होती है। अगर बच्चे हम नेकेड आई का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन करें तो जो नेकेड आई से हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो 250,000x होती है। ठीक है, एक्स मीन मैं आपको बताया भी कि इसको टाइम्स को कहते हैं। अगर हम इसका और नेकेड आई का जो है कंपैरिजन करते हैं तो नेकेड आई से हम लोग क्या करते हैं कि 250,000 टाइम्स ज़्यादा हम इसके अंदर चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हम कंपाउंड का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कंपैरिजन करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम लोग 500 गुना ज़्यादा चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन और नेकेड आई की रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक है, ये बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है या कंपाउंड की कितनी होती है। तो आप लोगों ने ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि ये पावर क्या क्या होती हैं और कैसी होती हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। सेल्फ फ्रैक्शनेशन एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके थ्रू आप सेल के कंपोनेंट्स, सेल के स्ट्रक्चर्स और इसके ऑर्गन्स को डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन? सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज द स्टडी ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन फ्रैक्शंस। कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन के अंदर आप सेल्स और टिश्यूज़ को फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं। इसके बच्चे हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है होमोजेनाइजेशन और सेकंड है हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होमोजेनाइजेशन क्या होती है। होमोजेनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ ए सेल्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ग्लास होमोजेनाइजर। कि आप सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स, उसके कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसको आप ग्लास होमोजेनाइजर से सेपरेट करते हैं और सेपरेट करके आप उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने सेल को सेपरेट किया है, उसके बाद उसको ब्रेक करना है। ब्रेक इसको कैसे करेंगे? होमोजेनाइजर मशीन के अंदर आप इसको डालेंगे और उसको आप छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे। क्लियर। ये बच्चे हमारे पास है सेल्फ फ्रैक्शनेशन की टेक्निक है। सबसे पहले आपने क्या लेना है कि आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने न्यूट्रिएंट मीडिया डाला होना है। ठीक है, मीडियम जो डालना है उसके अंदर आपने सैंपल रखना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट सेल का सैंपल लिया है तो प्लांट सेल को आपने इसके अंदर डाल लेना है। उसके बाद आपने इसको होमोजेनाइज करना है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर आप क्या कर लेंगे कि आपने जो मीडियम उसके अंदर डाला था और उसके अंदर प्लांट का सैंपल लिया था उसको आपने होमोजेनाइज कर लेना है, मीन्स उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? होमोजीनेट आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मीडिया होगा और जो सैंपल आपने डाला था उसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या करेंगे? मिल्की सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, मिल्की सी जो उसके अंदर जो मीडियम है वो बन जाएगा। उस मीडियम को आपने फिर क्या करना है कि इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रखना है ताकि आप जो इसके अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं सेल के ऑर्गेनल्स को, उसको आप स्टडी कर लें। ये था हमारे पास होमोजेनाइजेशन। सेकंड जो स्टेप है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन, वो हम देख लेते हैं।
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर बच्चे क्या करते क्या हैं कि जो आपने सेल्स को ब्रेक किया था, होमोजेनाइज उसको किया है, उसको आपने डालना है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर बच्चे जो टेस्ट ट्यूब की जगह बनी होती है उसके अंदर आपने टेस्ट ट्यूब को रख देना है, जो कि अभी आपने पीछे होमोजेनाइज बनाया है, ठीक है, होमोजिनेट बनाया है, उसको आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको आपने ऑन कर देना है। ऑन जब करेंगे तो जो सेलुलर पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, वो डिफरेंट जो उसके अंदर लेयर्स बना देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने पावर उसको सप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 500 आरपीएम की उसको सप्लाई दी है, जिसकी वजह से जो सेलुलर पार्ट्स थे वो सेपरेट हो गए हैं और उन्होंने अपनी डिफरेंट लेयर्स बना ली हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे लेयर्स बनेगी, ये कैसे लेयर्स बनेगी? ये अपने साइज़ के और वेट के और जो उसका मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि जो बड़े पैलेट्स होंगे, ठीक है, वो नीचे बैठ जाएंगे, जो उससे लाइट होंगे वो उससे ऊपर होंगे, और जो उससे भी लाइट होंगे वो उससे भी ऊपर होंगे, ठीक है। इसकी 3 डिफरेंट जो है वो लेयर्स बन जाएंगी, और वो लेयर्स किसके अकॉर्डिंग होंगी? उनके साइज़ और वेट के अकॉर्डिंग। ये बच्चे हमारे पास टेक्निक है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया था कि आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सैंपल डाला, ठीक है, उस सैंपल के अंदर आप यहाँ क्या ले रहे हैं? आपने डिफरेंट सेल्स ले लिए हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स है, इसको आपने इसके अंदर डालना है, इसको होमोजेनाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है उसके अंदर रखना है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से आप क्या करेंगे कि आप इसने 12 आवर्स के लिए आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया है। जब आप उसको देखेंगे तो आपके पास इस तरह की जो शेप है वो आएगी। वो कैसे? इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं। एक ये है जो कि सबसे बड़े हैं, उससे जो छोटे हैं वो उससे ऊपर हैं, इससे छोटे इससे ऊपर हैं, ठीक है। ये 3 डिफरेंट लेयर्स बना ली हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है 3 तरह की लेयर्स बन गई हैं, और आप इन लेयर्स के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सेल का कौन सा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को फिर आप इजीली निकाल के उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको स्टडी कर सकते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि आपने अगर आपने किसी भी सेल को एग्जामिन करना हो तो आप क्या करेंगे? इसी तरह सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसके कंपोनेंट्स को, और कंपोनेंट्स की डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी। हर कंपोनेंट्स को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ये बच्चे हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है। क्लियर? उसके बाद है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बच्चे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको जो है हाई स्पीड चाहिए होती हैं सेपरेशन के लिए। वो मीडियम स्पीड पे काम नहीं करते, ना ही वो सेपरेट होते हैं। इस वजह से उनको हाई स्पीड दी जाती है। वो हाई स्पीड किसके थ्रू दी जाती है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से। ये बच्चे जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। इसके अंदर हम कुछ सेल जो होते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से सेपरेट नहीं हो पाते, उनको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से हाई मीडियम पर उसको क्या करते हैं? स्पीड उसको देते हैं, ठीक है। उस पे क्या होगा कि उस स्पीड से जितने भी सेल्स के पार्ट्स होंगे वो आप सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंट लेयर्स बना लेंगे। इसके अंदर बच्चे हम आरपीएम जो है वो इसका जो यूनिट है वो इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? 1 लाख आरपीएम जो है वो इतनी जो स्पीड से जो है सेल को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास एक मॉडर्न टेक्निक है। वो सेल जो कि सेपरेट नहीं हो पाते सेंट्रीफ्यूगेशन से, उनको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से उसको सेपरेट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जब आपने इसके सेल फ्रैक्शनेशन और माइक्रोस्कोप के अंदर सेल की स्टडी कर ली है तो उससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि सेल के जो हमारे पास हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चे, ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम प्लांट के केस में बात करते हैं, उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल होती है। क्लियर? उसके बाद इसका सेकंड कंपोनेंट है जो कि साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म वो जगह होती है जहाँ ऑर्गेनल्स रह रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनल्स को स्पेस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो थर्ड इसका कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटीरियल मौजूद होता है, डीएनए क्रोमोसोम मौजूद होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। ये बच्चे हमारे पास डायग्राम है एक सिंपल सेल की, ठीक है। इसकी ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास ये प्लांट सेल होता तो इसके ऊपर क्या होता? इसकी डबल लेयर होती और उसको हम क्या बोलते? सेल वॉल। इसके सेंटर में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमेटिन मटीरियल।
ठीक है। क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होती हैं, जैसे ये आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया और ये राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ लाई कर रहे होते हैं। ये था बच्चे सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। उसके बाद बच्चे हमारे पास है सेल की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक के अंदर बच्चे दो वर्ड हैं, एक यू है और एक कैरियोटिक। यू मीन ट्रू एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रू न्यूक्लियस का बच्चे यहाँ मतलब क्या है कि इनका जो क्रोमैटिक मटेरियल होगा उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, विजिबल इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे अभी आपने पीछे सेल एनिमल का देखा, उसके अंदर आप लोगों को जो न्यूक्लियस था वो विजिबल नज़र आ रहा था, ऐसे ही था ना। तो इस वजह से जिनके अंदर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है जिनके क्रोमैटिक मटेरियल के अंदर, उनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल में बच्चे आ जाते हैं एनिमल सेल आ जाते हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन सेल है, वो सारे यूकैरियोटिक हैं। क्लियर, क्योंकि उनके अंदर विजिबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चे ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो ओस्ट्रिच का एग जो होता है यूकैरियोटिक में से सेल्स में से सबसे बड़ा जो ओस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सेल है। और इसके अलावा जो मसल सेल्स होती हैं वो 1 मीटर होती हैं, ठीक है, वेरी करती हैं। जिस तरह का सेल होगा उसी तरह जो होगा इनका साइज़ वो भी चेंज होगा। कुछ सेल्स होती हैं बच्चे माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है, उनको मेजर किया जाता है माइक्रोमीटर के अंदर। क्लियर, माइक्रो का मतलब ये स्मॉल, ठीक है, उसको माइक्रोमीटर में हम करते हैं मेजर। और 1 माइक्रोमीटर जो होता है ये 0.00001 मिलीमीटर के इक्वल होता है, या हम इसको कह सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स होते हैं उनको मेजर करते हैं। सेकेंड बच्चे जो सेल की टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर, एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। वो सेल जिनका क्रोमैटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये बच्चे आप लोग लास्ट क्लास के अंदर इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद इसके अंदर स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की समझ आई कि ऐसे सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ये सेल की सबसे प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप क्या है, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड टाइप है सेल की। और इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। ये बच्चे आप लोगों को स्क्रीन के अंदर दो तरह के सेल दिखाए गए हैं, जो कि एक हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और जो है कि हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल है जो कि हमारे पास एनिमल का सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को दिखाना क्या चाह रही हूँ, इनके न्यूक्लियस जो हैं वो कैसे होते हैं। इनका जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो आप लोगों को ऐसे ही सस्पेंड हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम करती हूँ तो ये देखिएगा, ये इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है। ये पूरी इसकी जो बॉडी है उसके अंदर ये फैला हुआ होता है। लेकिन ये जो हमारे पास एनिमल सेल होता है, ठीक है, इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, इनका जितना भी क्रोमैटिक मटेरियल होता है इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्लियर, इसी वजह से कहा जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर जो है न्यूक्लियर मटीरियल जो है पूरी बॉडी के अंदर सस्पेंड हुआ होता है, उनका न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता। ये थे बच्चे हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन। क्लियर।